हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग भैया से। ये वंश तुम्हें फोन क्यों कर रहा है? ये स्क्रीन पर अभी वंश ही था ना? नवीन ने निशी से कहा। डैड, मुझसे ज्यादा तो आप वंश से ऑब्सेस्ड है, निशी ने अपना फोन लेकर कहा। सही कहा निशी, तुम्हारे डैड को आजकल हर जगह वंश ही दिखाई देता है, मेघना ने निशी का साथ देते हुए कहा। तो बेचारा नवीन उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि उसने सच में स्क्रीन पर वंश का चेहरा देखा था या फिर ये उसके मन का वहम था। नवीन ने मेघना की तरफ देखा और कहा, छोड़ो ये सब, खाने में क्या है, भूख लगी है। स्टेशन आने से पहले सारिका जी ने पराठे और सब्जी के साथ पुलाव रखा था, रुको मैं देती हूँ। निशी, तुम्हारे लिए भी निकाल दूं? मेघना ने कहा। मैं बाद में खा लूंगी मम्मा, आप लोग खाइए, निशी ने अपने फोन में देखते हुए कहा। सारिका मैडम कितनी अच्छी है, उन्होंने घर से खाना पैक करवा कर दिया, वो आज भी कितनी डाउन टू अर्थ है, नवीन ने कहा। हाँ, मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी, उनके साथ वक्त बिताया तब पता चला कि सच में वो कितनी सरल और सहज है, उनके साथ कोई भी खुद को छोटा महसूस नहीं कर सकता। मेघना ने खाना नवीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा और खुद भी खाते हुए नवीन से बात करने लगी। तुमने मुझे डायरेक्ट वीडियो कॉल क्यों किया? पता है फोन डैड के पास था, निशी ने वंश को मैसेज किया। दूसरी तरफ वंश अभी भी सीने पर हाथ रख के खामोश बैठा था और उसका फोन टेबल पर उल्टा पड़ा था। फोन वाइब्रेट हुआ तो वंश ने देखा निशी का मैसेज है। उसने मैसेज देखा और जवाब में लिखा, मुझे क्या पता तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ है। निशी ने वंश का जवाब देखा और फोन पर अपना सर पटक लिया। स्टूपिड, मेरे डैड मेरे साथ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? वंश ने निशी का मैसेज देखा तो खुद पर ही शर्म आई और उसने लिखा, हाँ पता है, अच्छा ये बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो? मामा और डैड सारिका आंटी के बनाए पराठे और पुलाव खा रहे हैं और मैं, निशी ने लिखकर भेजा। और तुम नहीं खा रही? वंश ने लिखा, नहीं मेरा मन नहीं है, एक्चुअली मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, निशी ने लिखकर भेजा। मुझे भी, वंश ने लिखा। सब साथ में है पर खाली खाली लग रहा है, निशी ने भेजा। मुझे भी, वंश ने लिखा। तुम्हारी याद आ रही है, निशी ने भेजा। इस बार वंश ने मैसेज देखा तो उसका दिल धड़क उठा और उसने भेजा, मुझे भी। अब दिल धड़कने की बारी निशी की थी, उसने फोन साइड में रख दिया। दूसरी तरफ वंश मैसेज का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब निशी ने काफी देर तक कुछ नहीं भेजा तो वंश ने लिखकर भेजा, छिपकली, मैं तुम्हें बस इसलिए मिस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जिसे मैं परेशान कर सकूं, तुम सपने देखने मत लग जाना। अब वंश ऐसा कुछ कहे और निशी शांत रहे, ऐसा भला कैसे हो सकता था? उसने जवाब में लिखकर भेजा, हाँ तो मैं भी तुम्हें इसलिए मैसेज कर रही हूँ क्योंकि अभी भी ट्रेन जिस स्टेशन से गुजरी है उसका नाम चिरकुट था। वंश ने निशी का जवाब देखा तो मुस्कुराने लगा और लिखकर भेजा, वैसे ये चिरकुट और छिपकली की जोड़ी अच्छी है। निशी ने मैसेज देखा और मुस्कुराकर सामने देखा तो पाया नवीन की आंखें चश्मे के अंदर से उसे ही झांक रही है। निशी की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई और वह दूसरी तरफ देखने लगी। वंश को मुस्कुराते देखकर मुरारी ने शिवम से कहा, भैया जब वंश को कुछ हुआ है का? काहे? शिवम ने खाना खाते हुए कहा, अकेला बेटा फोन में देखकर मुस्कुरा रहा है जैसे कोनो कटरीना कैफ निकल के बाहर आएगी, मुरारी ने कहा। उसे छोड़ो और खाना खाओ, उसके बाद हमें तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी बात, शिवम ने आखिरी दो शब्द पर जोर देते हुए कहा। बेचारा मुरारी समझ गया कि अब थोड़ी देर बाद उसकी क्लास लगने वाली है। खाना खाने के बाद अधिराज जी, बाबा, अंबिका और आई चारों साथ में रिजॉर्ट में टहलने निकल गए। सारिका, अनु और राधिका गार्डन में बने सिटिंग एरिया में आ बैठे। शिवम ने देखा वंश फोन पर किसी से बात करते हुए वहीं पास में घूम रहा था। शिवम मुरारी को लेकर साइड में आया और कहा, क्या चल रहा है मुरारी? क्या चल रहा है भैया, मुन्ना गौरी की सगाई हो चुकी है, आप और हम ससुर बनने वाले हैं, जीवन में मंगल ही मंगल है, मुरारी ने खुश होकर कहा। मुरारी की बात सुनकर शिवम एक टक उसे घूरने लगा और कहा, मुरारी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, हमें ये बताओ कि रिजॉर्ट आने से पहले तुम कहाँ गए थे? मुरारी ने सुना तो मन ही मन उलझन में पड़ गया।
वह समझ नहीं पा रहा था कि शिवम को सब बताए या नहीं। खुद से काफी देर तक उलझने के बाद मुरारी ने शिवम को सब बता दिया। शिवम ने सब ध्यान से सुना और धीमी आवाज में लेकिन थोड़ा गुस्से से कहा, हमने कहा था तुमसे मुरारी, उस चौहान से दूर रहो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। बिना सोचे समझे तुम किसी की मदद करने पहुंच जाते हो। तुम क्या मदर टेरेसा हो? तुम जानते भी हो तुमने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाला है। भैया हम जानते हैं हम चौहान पे भरोसा करके गलती किए हैं, पर ये सब में वो लौंडे की क्या गलती है? वो आज खामखा मारा जाता। मुरारी ने कहा, तुम्हारा रिश्तेदार है वो। मुरारी तुम समझते क्यों नहीं, मुसीबत तुम्हारे पास नहीं आती बल्कि तुम खुद मुसीबत के पास जाते हो। जब तुम राजनीति छोड़ चुके हो तो बार बार इन चक्करों में क्यों पड़ जाते हो? और उर्वशी वो औरत हमें पहले दिन से गड़बड़ लग रही थी, लेकिन तुम ठहरे रंगबाज, हरकतों से बाज थोड़ी आओगे। शिवम ने मुरारी को लताड़ते हुए कहा, आप ही बता दीजिए अब हम क्या करें। मुरारी ने मिमियाते हुए कहा, कुछ नहीं करना है तुमको, चुपचाप अपना सामान लो और कल सुबह हमारे साथ बनारस चलो, वहीं चलकर तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। शिवम ने कहा और वहां से चला गया। बेचारा मुरारी, उसका चेहरा तो वैसे ही उतर चुका था और वह बड़बड़ाया, गजब जिंदगी है साला, ससुर बनने वाले हैं फिर भी सबकी डांट सुन रहे हैं। वंश फोन पर अपनी किसी दोस्त से बात कर रहा था और कुछ देर बाद सारिका के पास चला आया। सारिका ने वंश को देखा। यहाँ आते समय वंश जितना उदास था अब वह उतना ही खुश और फ्रेश नजर आ रहा था। सारिका को अपनी तरफ देखते पाकर वंश ने कहा, माँ कल सुबह आप बनारस वापस जा रही है, आपको नहीं लगता आपको पापा के साथ एक अच्छी वॉक पर जाना चाहिए? गुड आइडिया वंश दी, वो रहे जीजू, जाइए जाइए जीजू के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, अनु ने कहा। सारिका उठी और शिवम की तरफ चली गई। वंश ने अनु की तरफ देखा और कहा, और मौसी जी आपको मुरारी चाचा पर गुस्सा नहीं आ रहा? मैं अगर उनकी वाइफ होता ना तो अब तक उनके बाल नोच चुका होता। लगता है आपके अंदर की एंग्री वुमन अब ठंडी हो गई है। वंश को आग लगानी थी और वह लगा चुका था। अनु जिस बात को भूल चुकी थी वंश ने उसे याद दिलाया और गुस्से को बढ़ा भी दिया। अनु मुरारी की तरफ चली गई। वंश ने देखा उसकी राधिका बुआ अब अकेली रह गई है तो वंश कुर्सी पर आ बैठा। राधिका ने वंश को देखा और कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अनु भाभी पहले ही मुरारी भैया से गुस्सा है और तुमने उनका गुस्सा और बढ़ा दिया। अरे आपके मुरारी भैया कम नहीं है, इस उम्र में रंगबाजी करेंगे तो यही होगा। वैसे राधु बुआ आपको एक बात बताऊं, मैंने माँ को पापा के साथ वॉक पर भेजा क्योंकि उनका प्यार बहुत शांत सरल और सहज है, लेकिन अनु मौसी और मुरारी चाचा के गुस्से में भी प्यार है। जब तक ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा ना कर ले, गुस्सा ना हो जाए, जब तक एक दूसरे को मना न ले, इनका प्यार कहाँ दिखता है। राधिका ने सुना तो मुस्कुराया और कहा, क्या बात है वंश, तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? ये प्यार मोहब्बत वाली? मुन्ना की सगाई में तुम्हें कोई पसंद आ गई है क्या? बताओ बताओ, मुझसे छुपाओगे? मैं तुम्हारी बुआ बाद में दोस्त पहले हूँ, चलो बताओ कौन है वो? वंश ने सुना तो शर्मा गया और कहा, क्या बुआ आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर थोड़ी देर पहले अकेले में बैठे फोन को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे? राधिका ने कहा तो वंश खामोशी से उसे देखने लगा और कुछ देर बाद कहा, हाँ कुछ भी, मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ, आप लेंगी? हाँ बिल्कुल, राधिका ने कहा और अपने पति का नंबर डायल किया ताकि उनकी तबीयत के बारे में पता कर सके। शक्ति काशी और अंजलि के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार था। उसने काशी और अंजलि से गाड़ी में बैठने को कहा और अपना फोन निकालकर मौसीन का नंबर डायल किया, लेकिन रिंग जाने के बाद भी मौसीन ने फोन नहीं उठाया। कहीं व्यस्त होगा सोचकर शक्ति ने फोन जेब में रखा और गाड़ी में आ बैठा और काशी अंजलि के साथ वहां से निकल गया। इत्तेफाक से शक्ति उसी रिजॉर्ट में चला आया जिसमें डीआईजी, चौहान और विक्रम आए हुए थे, लेकिन वे लोग रिजॉर्ट के मीटिंग रूम में थे और शक्ति उसी रिजॉर्ट में ऊपर बने रेस्टोरेंट में आया था जहां का खाना काशी को बहुत पसंद था। शक्ति और काशी एक सोफे पर आ बैठे और अंजलि उनके सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद काशी का फोन बजा। उसने देखा फोन वंश का है तो उसने उठाया और कहा, हाँ वंश भैया, तुम लोग घर कब तक आओगे? वंश ने पूछा। काशी ने शक्ति की तरफ देखा तो शक्ति ने फोन देने का इशारा किया और फोन कान से लगाकर कहा,
हम तुम्हें लोकेशन भेज रहे हैं, यहाँ आ जाओ। ठीक है, वंश ने कहा और फोन काट दिया। हालांकि शक्ति के साथ उसका रिलेशन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ घर वालों के साथ रहकर वंश अब और ज्यादा बोर होने लगा था। शक्ति ने वंश को लोकेशन भेजी और फिर अंजलि काशी के लिए जूस ऑर्डर कर दिया ताकि वंश के आने तक कुछ काम चल जाए। अंधेरा होने लगा था और मुन्ना को वापस लौटना था, इसलिए दोनों गाड़ी के पास चले आए। आसमान में चांद चमक रहा था और गाड़ी के बोनट के पास खड़े गौरी और मुन्ना उसे आस भरी नजरों से देख रहे थे। गौरी के बगल में खड़ा मुन्ना आज कुछ ज्यादा ही खुश था और उसका मन बहुत शांत था। गौरी ने मुन्ना की तरफ देखा और प्यार से कहा, थैंक यू मान, मुझे इतना खूबसूरत वक्त देने के लिए। तुम्हारा थैंक यू काफी सूखा सूखा है, मुन्ना ने कहा। गौरी मुस्कुराई और मुन्ना के गाल को अपने होठों से छूकर कहा, थैंक यू मेरे होने वाले पतिदेव। मुन्ना मुस्कुराया और अपना दूसरा गाल आगे कर दिया। गौरी ने मुस्कुराते हुए दूसरे गाल पर भी किस कर दिया। मुन्ना ने गौरी की तरफ देखा। आज गौरी मुन्ना के मन का हाल समझ गई और शर्मा कर जैसे ही जाने लगी, मुन्ना ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मुन्ना के करीब आकर गौरी का दिल धड़कने लगा। मुन्ना क्या करने वाला है ये गौरी नहीं जानती थी, लेकिन एक खूबसूरत एहसास उसके मन को छूकर गुजर रहा था। मुन्ना ने गौरी की आंखों में बेचैनी और चेहरे पर रंगत देखी तो मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसने गौरी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और जैसे ही गौरी के करीब आया, गौरी ने शर्मा कर अपनी आंखें मूंद ली। मुन्ना ने गौरी के ललाट को छुआ और कहा, हम हमेशा तुम्हें ऐसे ही प्यार करेंगे गौरी। गौरी ने सुना तो मुन्ना के गले आ लगी। एक सुकून भरा एहसास मुन्ना को हो रहा था। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में आ बैठी और वहां से निकल गए। घंटे भर बाद दोनों शहर के अंदर थे। रात हो चुकी थी। गौरी के कहने पर मुन्ना उसे एक पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले आया। गाड़ी पार्किंग में लगाकर दोनों ऊपर चले आए और यहाँ मिला उन्हें सरप्राइज काशी, अंजलि और शक्ति के रूप में। अंजलि ने जैसे ही मुन्ना और गौरी को वहां देखा, खुश होकर कहा, मुन्ना भैया और गौरी भाभी। शक्ति और काशी ने पलटकर देखा। मुन्ना और गौरी को वहां देखकर दोनों खुश हो गए। शक्ति ने उन्हें साथ में बैठने को कहा और दोनों उनके साथ आकर बैठ गए। शक्ति ने गौरी और मुन्ना के लिए भी जूस ऑर्डर कर दिया। खाना ऑर्डर करें? गौरी ने कहा। बस वंश आ जाए, शक्ति ने कहा। वाह, वंश भी आ रहा है। काशी, ये तो फैमिली डिनर हो गया, गौरी ने खुश होकर कहा। एक फैमिली डिनर ऑलरेडी चल रहा है, मम्मी पापा का, काशी ने हंसते हुए कहा। क्या? तो फिर हम लोग वहां क्यों नहीं गए? सब साथ होते तो ज्यादा मजा आता, गौरी ने कहा। गौरी, वो सब अपने पार्टनर के साथ हैं, उनके बीच हम लोग जाकर क्या करते, काशी ने कहा। शक्ति और मुन्ना बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि काशी और गौरी आपस में ही इतनी सारी बातें किए जा रही थी। कुछ देर बाद वंश चला आया और सबके साथ आकर बैठ गया। जगह के हिसाब से वंश को शक्ति के बगल में बैठना पड़ा, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 82। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।